एक गांव, एक सफर और एक विरासत। ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर बनने वाले अयातुल्ला अली खामेनेई की, जो शुरू होती अपने ही मुल्क उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के छोटे से गांव किंटूर से। जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मिट्टी में जन्मा एक इंसान कभी दुनिया की सबसे सख्त धार्मिक सत्ता की नींव रखेगा। किंतूर गांव के सैयद अहमद मूसवी का नाम आज ईरान के इतिहास में दर्ज है, लेकिन भारत में बहुत कम लोग इस नाम को जानते हैं। आज जब ईरान और इजराइल भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, जब सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तकरीरें दुनिया भर में सुनाई पड़ रही हैं, तो आइए इतिहास का एक भूला बिसरा पन्ना फिर से खोलें। कहानी 800 के दशक की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में एक शिया मौलवी जन्म लेते हैं, सैयद अहमद मूसवी। उनका परिवार ईरान से भारत आया था, लेकिन वो खुद वापस अपने रूहानी सफर पर निकलते हैं। 1830 में वह इराक के नजफ शहर में हजरत अली के रोजे श्राइन की जियारत के लिए जाते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। वो ईरान के खुमैन शहर में बस जाते हैं, वहीं शादी करते हैं और एक नई नस्ल को जन्म देते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदी नाम नहीं छोड़ा। ये उपाधि उन्होंने आखिरी सांस तक अपने साथ रखी। आज भी ईरानी दस्तावेजों में उनका नाम सैयद अहमद मूसवी हिंदी के तौर पर मौजूद है। अहमद मूसवी की 1869 में मृत्यु हो गई। उन्हें इराक के शहर करबला में दफनाया गया, लेकिन उनकी धार्मिक विरासत, उनकी शिक्षाएं, आस्था का उनका नजरिया जिंदा रहा। इसने न सिर्फ उनके वंशजों को, बल्कि ईरान के राज्य की संरचना को भी आकार दिया। मूसवी के पोतों में एक का नाम था रूहुल्लाह, जिसे हम जानते हैं आयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नाम से। वो मुस्तफा मूसवी के बेटे थे। खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 2002 को ईरान के कस्बे खुमैन में हुआ था। लोगों से कम मेलजोल पसंद करने वाले खुमैनी ने 6 साल की उम्र से ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने कुम शहर में बसने का फैसला कर लिया था। खुमैनी ने अयातुल्लाह बनने के बाद ईरान के शासक शाह रजा पहलवी और उनके अमेरिका के साथ संबंधों की बुराई करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से शाह ने उन्हें ईरान से निष्कासित कर दिया था। अयातुल्लाह वहां से तुर्की चले गए, तुर्की से इराका और फिर फ्रांस जाकर रहने लगे। इसी दौर में एक और शख्स खुमैनी को फॉलो करते हुए जवान हो रहा था। नाम अली खामेनेई, जो ईस्ट अजरबैजान प्रांत के खमानेह के रहने वाले सैयद जवाद खामेनेई के 8 बच्चों में दूसरे नंबर के हैं। अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के नजफ में हुआ था। वह भी काफी कम उम्र में ही मौलवी बन गए। अली खामेनेई की परवरिश मशाहद शहर में हुई, जहां उन्हें शिया थियोलॉजी, फारसी इतिहास और इनकलाब की तालीम मिली। 1979 में ईरान में अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति की अगुवाई की। उनके इनकलाबी खुतबों ने अमेरिका समर्थित शाह रजा पहलवी की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया। और तब ईरान एक आधुनिक राजा का मुल्क नहीं रहा, वो एक धर्म राज्य बन गया, जहां संविधान से लेकर सड़कों तक सब कुछ इस्लामी कानून के मुताबिक चलने लगा। 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ, तो अयातुल्ला खामेनेई ने उनकी जगह ली और तब से राष्ट्रपति कोई और बनता है। फिलहाल देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब 1989 में अयातुल्ला अली खामेनेई 1900 ने सुप्रीम लीडर का पद संभाला, तो संविधान में ही संशोधन करा लिया। वह 1989 से आजाद ईरान की बागडोर मजबूती से थामे हुए हैं। ईरान को एक मजहबी तानाशाही में लाने में अयातुल्ला खामेनेई और उनके गुरु कहे जाने वाले रूहुल्लाह खुमैनी का बड़ा योगदान माना जाता है। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशाहद में एक मौलवी के घर सैयद अली खामेनेई का जन्म हुआ। वे 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खामेनेई को मकतब भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। अयातुल्ला अली खामेनेई अपनी किताब सेल नंबर 14
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयतुल्लाह खामेनेई में लिखते हैं, 1950 के दशक में मेरा दाखिला मशहद के एक नए इस्लामी स्कूल में हुआ। मुझे क्लास में सबसे आगे की सीट पर बैठाया जाता था। मैं मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा था और ब्लैक बोर्ड पर लिखे हर सवाल का जवाब सुलझा देता था। एक बार स्कूल में प्रोग्राम हुआ जिसमें मैंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। मेरी जमकर तारीफ हुई और फिर मैंने अपने पिता की तरह मौलवी बनने की राह चुनी। पसंद के इस्लामिक कायदे कानून खामेनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले राजा माने जाते थे। उस दौर के ईरान में मॉडलिंग फिल्में, नाइट क्लब पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। खामेनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हमउम्र बच्चों के साथ सड़कों पर खेलते तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। खोमैनी के फॉलोअर बने खामेनेई सेल नंबर 14 में लिखते हैं, 1950 के दशक में ईरान में पश्चिमी कल्चर अपने चरम पर था। उन दिनों मॉडर्नाइजेशन की हवा चल रही थी। हालांकि इस फैसले का हम लोगों ने विरोध किया। यही फैसला खमेनी के अंदर चिंगारी बनकर भड़का। 1960 के दशक में खामेनेई पर ईरान के धर्मगुरु रुहुल्लाह खोमैनी का गहरा असर हुआ। खोमैनी ईरान के शासक की नीतियों और 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसके तहत ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना था। मॉडलिंग, गाना बजाना, नई और खुली सोच को विकसित करना था। मगर खोमैनी को लगता था कि यह इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश में विलायत ए फकीह यानी इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन लाने की बात कही। खामेनेई इससे बहुत प्रभावित हुए। 1962-63 में खोमैनी ने शाह के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू कर दिया। खामेनेई ने खोमैनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने में मदद की। 1963 में खामेनेई ने मशहद की एक मस्जिद में कहा, शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है। हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। खामेनेई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे वे युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में मशहूर हो गए। 1970 का दशक आते आते खामेनेई राजनीति में माहिर हो गए। उनके गुरु खोमैनी को देश से निकाल दिया गया तो खामेनेई ही उनके भाषण लोगों तक फैलाते रहे। खामेनेई ने एक सभा में खोमैनी का सीक्रेट टेप चलाया, जिसमें खोमैनी ने कहा, शाह का शासन एक गैर इस्लामी तानाशाही है और इसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई और शाह की सरकार गिर गई। इस्लामी सत्ता आई तो खामेनेई सरकार में शामिल हो गए। फरवरी 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खोमैनी पेरिस से वापस ईरान आए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद यानी रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में शामिल कर लिया। ये परिषद नई सरकार का आधार थी और प्रशासन को बेहतर करने का काम करती थी। उस समय सांसद और बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा था, हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस्लामी क्रांति के लिए आगे बढ़ता रहे और सैन्य मामलों में खोमैनी के नजरिए को बुलंद करे। सैयद अली खामेनेई इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतर हैं। खामेनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का गठन करने में बड़ी भूमिका निभाई। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों बल्कि देश के अंदर के मामलों को भी सुलझा सके। ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। तेहरान की जुमा की नमाज के इमाम आयतुल्लाह अली खामेनेई जंग के अग्रिम मोर्चे का मुआयना कर लौटे थे। शनिवार 27 जून 1991 को खामेनेई अपने तय कार्यक्रम के तहत तेहरान की अबुजार मस्जिद गए। भाषणों के दौरान वो बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हो गए।
ये हमला इराक के सद्दाम हुसैन की साजिश था। सद्दाम ईरान में खोमेनी की सत्ता पलटना चाहता था। कई महीनों बाद वे ठीक हुए, लेकिन दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया और एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। इस हमले को लेकर एक बार खामेनेई ने कहा था, अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करे तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लिए मेरा दिमाग और जीभ ही काफी है। 30 अगस्त 1981 दोपहर का समय। तेहरान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक चल रही थी। इसमें राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरौन भी शामिल थे। तभी मेक का सीक्रेट एजेंट मसूद कश्मीरी कमरे में दाखिल हुआ। इसने किए धमाके में राष्ट्रपति राजाई समेत सबकी मौत हो गई। उसके बाद देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग जोर पकड़ने लगी। खामेनेई इस समय तक आईआरपी के बड़े नेताओं में शामिल हो गए थे। इस वजह से खोमेनी और आईआरपी के नेताओं ने नए राष्ट्रपति के लिए खामेनेई का नाम आगे किया। अकबर हाशमी राफसंजानी ने खामेनेई का नाम बढ़ाते हुए कहा, सैयद अली खामेनेई ने क्रांति के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। वे खोमेनी के भरोसेमंद आदमी हैं और इस मुश्किल वक्त में देश की कमान संभाल सकते हैं। इस पर खोमेनी ने कहा, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की हिफाजत करें। खामेनेई ने बार बार यह साबित किया है। लोगों के समर्थन के बाद 2 अक्टूबर 1981 को देश भर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और 13 अक्टूबर को नतीजा आया। खामेनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। शपथ लेते हुए खामेनेई ने कहा, मैं इस्लामी क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। और तब से आज तक वो धार्मिक पहलुओं को फॉलो करते हुए ईरान को एक मजबूत और नई दिशा देते आ रहे हैं। आज वो ईरान के सरपीमी लीडर ही नहीं है, बल्कि इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान भी हैं। बीते कई दिनों से ईरान और इजराइल खूनी संघर्ष में जुटे हुए हैं। इजराइल के 2 बड़े मकसद हैं, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC को खत्म करना। इसको लेकर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हवाई हमले किए, साथ ही सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक कर IRGC के टॉप कमांडर्स को मारा। इसके बावजूद खामेनेई ने कई बार नए सैन्य अफसर तैनात किए। दरअसल ईरान में हर जरूरी मुद्दे या दुनिया के लिए ईरान की नीतियों और तरीकों पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खामेनेई ही लेते हैं। इजराइल का मानना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के खात्मे के लिए खामेनेई की हत्या जरूरी है। इसके साथ वहां सत्ता परिवर्तन भी होगा। खामेनेई के निधन के बाद नए रहबर का चुनाव इतना आसान नहीं है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने भी सीक्रेट मीटिंग में इस मुहर लगा दी है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पूर्व न्यायपालिका प्रमुख सादिक लारिजानी और मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी भी इस रेस में शामिल माने जा रहे हैं। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भागे ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी अपने पिता की गद्दी पर दावा कर सकते हैं। वे अभी अमेरिका में हैं और उन्होंने ईरान पर हो रहे इजरायली हमलों का समर्थन किया है। नवंबर 2024 में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद रजा पहलवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान में लोकतांत्रिक सत्ता वापस आनी चाहिए, जो पश्चिमी देशों के साथ समृद्ध होगा, इजराइल के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखेगा और अपने पड़ोसियों से दोस्ती करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी खामेनेई और ईरान से इजराइल विवाद की। आपकी नज़र में ईरान कितना सही है, कितना गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही खामेनेई का देश के प्रति वफादारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर हमारा मनोबल बढ़ाएं।